नमस्ते, मैं हूं अंबिका चौधरी। ड्रीम क्लासेस में आपका वेलकम है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स 12th क्लास के लिए, जो अभी बोर्ड्स आने वाले हैं और शायद कुछ ऐसी थ्योरम्स जो बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, होप ये आपके बोर्ड्स में आ जाए। तो आज हम कौन सी थ्योरम करने वाले हैं भाई? थ्योरम है आपकी गोस की प्रमेय, यानी गोस थ्योरम। ठीक है, जो हमें क्या बताती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, यानी कोई भी अगर एक बंद पृष्ठ होता है, चारों तरफ से बंद है, तो उससे गुजरने वाले जितने भी फ्लक्स हैं, वैद्युत फ्लक्स, उनके और उसके आवेश के बीच में एक संबंध बताती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स हमारा किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को कहते हैं। ठीक है भाई, ये बल रेखा जो गुजर रही है ना, ये इनकी माप को ही क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं, और जिसे हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, फाई ई से। अब उसके बाद में हम अगर इसकी उत्पत्ति करें तो उससे पहले हम जान लेते हैं ये है क्या। तो ये हमारा है कि ये किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की संख्या, यानी मैं यहाँ क्या लिख लूँ? वैद्युत फ्लक्स की संख्या या वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है भाई? किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे गुजरने वाले आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है भाई, आवेश का ε0 गुना, मतलब ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ε0 क्या है? ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात में जो हमारी वैद्युतशीलता होती है उसको हम ε0 से डिनोट करते हैं। अब इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं, यानी इसको सिद्ध करना देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो उसके गुजरने वाले आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारी है प्रमेय, और जिसे हमें प्रूफ करना है। तो देखो भाई, हम मान लेते हैं कि कोई पृष्ठ है, ठीक है, और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरे का तो a है, और उस पर कोई बिंदु O है जिस पर +q आवेश कार्यरत है। ठीक है, और उस O से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु P है। ठीक है, और उस P के चारों तरफ कोई एक लघु क्षेत्रफल अवयव क्या बना हुआ है भाई? dA। कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं, क्योंकि इसका तो हमें नहीं पता ना कितना बड़ा है कितना नहीं है, तो मान लेते हैं कुछ। तो इसे क्या मान लेते हैं हम? dA, जिसके पृष्ठ के लंबवत कार्यरत क्या है? हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई, वैद्युत क्षेत्र है, और इसके बीच बनने वाला कोण क्या है? थीटा। और वहीं यहाँ अगर इस छोटे से कोण को हम मेजर करें, क्योंकि इसी के बारे में तो होता है, तो उस कोण को हम क्या बोल रहे हैं? डी ओमेगा। ठीक है, इतनी सी ये चीजें हैं, बस इतना ही सब कुछ है। ये हमारा डी क्षेत्रफल है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, और ये थीटा है। ठीक है, अब हमारी परिभाषा के अनुसार क्या है भाई? फाई ई जो होता है, यानी हमारा जो फ्लक्स होता है, वो वैद्युत क्षेत्र और उस पर लगने वाले जो हमारा ये होता है क्षेत्रफल जो होता है, उनके वेक्टर गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि जो वेक्टर a डॉट वेक्टर b होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? ab cos थीटा। क्लियर है? ab cos थीटा होती है, तो ये भी तो डॉट है, तो हम इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे? e dA cos थीटा। ठीक है, इतनी चीज आती है समझ में। बस एक चीज पता होनी चाहिए स्टार्टिंग की कि हमें करना क्या है। सिर्फ पहली चीज अगर तुम्हें पता है ना, सारी डेरिवेशन इजीली सॉल्व होती चली जाती है। ईडीए cos थीटा पता है। अब हमें ये भी पता है कि ई की वैल्यू, यानी वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू, हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू क्या होती है भाई? 1/4 पाई ε0 डॉट q/r²। यही तो होती है। r क्या है? इनके बीच की दूरी, O से P के बीच की दूरी। हिंदी में लिख सकते हैं कि हम क्या क्या मान रहे हैं, जो दिख रहा है वही तो लिखना है, इसमें ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट सी कुछ भी नहीं है। q/r² पता है। जब हमें ये पता है तब हम इसका मान कहाँ रखेंगे भाई? यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ रही है? हमारे इसके फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 1/4 पाई ε0 इंटू q/r², और फिर ये भी तो बचता है dA cos थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज हम क्या देख लेते हैं भाई? एक चीज हम पढ़ चुके हैं पहले,
कि जो डी ए कॉस थीटा होती है, डी ए कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, डी ओमेगा, यही तो होती है डी ओमेगा। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, डी ओमेगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है फ्लक्स की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और इसके बाद में डी ओमेगा। ठीक है। अब अगर कोई चीज हमें थोड़ी सी जगह के लिए थोड़ी सी पता होती है और हमें इस पूरे की निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं ना भाई। तो हमें किसके लिए पता है, बहुत छोटी सी जगह इसके लिए पता है बस, और हमें निकालनी तो पूरी के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, सारी की सारी जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर हो जाती है, क्योंकि उनका कुछ नहीं होना होता। तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन, क्योंकि प्लस क्यू तो है ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। भाई डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होता है, एक छोटे से, हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी केंद्र पर जो कोण बन रहा होता है उसका जो इंटीग्रेशन होता है हमेशा क्या बनता है, 4 पाई का तो कोण बनता है ना। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हमारा 4 पाई होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई। तो 4 पाई जब इसका आ जाएगा तो क्या आ गया हमारा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसका इंटीग्रेशन भी होके 4 पाई आया है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया है। तो हमारे पास क्या बचता है, तो क्यू बचता है, एक एप्सिलॉन नॉट बचता है। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, क्या बचता है अभी, फ्लक्स इक्वल्स टू, एक तो बच रहा है हमारे पास क्यू और एक बच रहा है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। और जरा देखो तो यही तो सॉल्व करना था, यही तो डेरिवेशन लाना था, सेम आ गया नहीं आ गया। तो हमें क्या पता होना चाहिए, सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट, हमें करना क्या है, सिर्फ पहली चीज पता होती, सारी चीज अपने आप सॉल्व आउट होती चली जाती है। बहुत ईजी है, एक गेम की तरह है। ठीक है, होप ये आपके बोर्ड में काम आए। हाँ, तो वही हमारी एक और थ्योरम आती है। थ्योरम क्या भाई, इसके जो हमने थ्योरम कर ली है, गोस की प्रमेय यानी गोस का नियम, तो उसके अनुप्रयोग आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स के लिए। अनुप्रयोग में से कोई ना कोई सा अनुप्रयोग बिल्कुल आता है, इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम एक अनुप्रयोग कौन सा करने वाले हैं भाई, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार पर, यानी हमें मान लिया कि कोई तार है, ये अनंत लंबाई का है, जिस पर एक आवेश क्या है, Q कार्यरत है ना, प्लस Q मान लेते हैं हम। ठीक है, तो अनंत लंबाई के, हमने ये तो लंबाई यहाँ पे जोड़ दी, लेकिन ये अनंत है, हमें नहीं पता कितना है ना, ऊपर या नीचे। तो इसके निकट किसी बिंदु पर, यानी मान लिया इसके पास में बिंदु है कोई P, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हम निकालेंगे किससे, गोस के नियम से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें क्या पता करना है कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, यानी जो हमारा आवेश है इसका रेखीय, रेखा में चल रहा है ना, तो इसका रेखीय घनत्व क्या होता है। तो भाई जो हमारा आवेश का रेखीय घनत्व होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसे प्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, दूसरी बात, वो किसी भी अनंत लंबाई के तार पर प्रति एकांक लंबाई, जैसे कि हमने इसकी मान ली है, जितनी भी हमने मानी है, छोटा सा भाग ये L मान लिया है। ठीक है, और L किस भाग को मान रहे हैं, जो हम गॉसियन पृष्ठ के अनुसार एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की रचना कर रहे हैं। ठीक है, यही तो है ये बिंदु P। तो जो ये हमारा होता है रेखीय आवेश घनत्व, ये क्या होता है कि प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक का क्या मतलब, यानी अपॉन L, प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत जो हमारा आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या है हमारा, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है भाई, रेखीय आवेश घनत्व। अब ये क्यों करा हमने, ये हमने इसलिए करा क्योंकि इसका आगे यूज है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो बिंदु P है, जैसे कि हमने गॉसियन पृष्ठ में क्या किया था, एक छोटा सा पार्ट लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, छोटा सा पार्ट बिंदु P पर ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा सा बेलन है, यहाँ पे हम छोटा सा मान लेते हैं। ठीक है, अब जब हमने छोटा सा पार्ट ले लिया है तो हम मानते हैं कि इस पार्ट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, DA। ठीक है, DA मानते हैं हम छोटे से को, और इसके ठीक लंबवत जो कार्य करेगा, ये तो हमारी हो गई किसकी दिशा, ये हमारी होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसके लंबवत कार्य करने वाला क्या हो गया भाई, हमारे पृष्ठ की दिशा। लेकिन दोनों की दिशा तो सेम रहेगी, लेकिन होगा क्या, लंबवत होगा। ठीक है,
अब गॉस के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो गुजरने वाले फ्लक्स किसके बराबर होता है भाई, ई डॉट डी ए, है ना, और वो भी वेक्टर ई डॉट डी ए होता है। अब ई डॉट डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, सही है भाई, कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बोला है कि इन दोनों की दिशा समान है, और जब दिशा समान है तो बीच में बनने वाला कोण भाई ये भी समान है और ये ई भी समान है, यानी डी ए और जो हमारा ई है वो दोनों के दोनों समान दिशा में है, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा अगर 0 हो गया तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। अब जब मैं इसकी जगह 1 रख दूं तो हमारे पास फाई ई क्या बचता है, सिर्फ ई डी ए बचता है, नहीं बचता है। जब कोई भी हम छोटी सी जगह के लिए चीज निकालते हैं तो फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं पूरे बड़े के निकालने के लिए, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है भाई, ई डी ए। अब बेलन का जो हमारा ई है ये तो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, और जो हमारा डी ए है, डी ए, अब इसका क्या करें भाई, तो जो हमारा डीए है, डीए क्या है, एक बेलन के एक छोटे से पार्ट का ही तो है। अब जब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं कि डीए का जो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमारा क्या होता है 2πrl। अब आर क्या है, आर है आपके इस तार से, तार दिख रहा है, ये तार, इस तार से और इस बिंदु तक की जो दूरी है ना, ये दूरी, इसे हम डिनोट कर रहे हैं आर से। ठीक है, ये 2πrl हो गया, यानी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या वही आर है। अब क्या होता है भाई, हमारा जो ये फाई ई आ जाता है, हमारा क्या आ जाता है, ई इंटू 2πrl। ठीक है, 2πrl आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरी चीज हम क्या पढ़ चुके हैं गॉस की प्रमेय से, कि फाई ई की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन फाई नॉट एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने जस्ट अभी पढ़ी है फर्स्ट वाली वीडियो में, है ना, फर्स्ट जो हमारी थ्योरम हुई है उसमें। अब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर है। इसके बाद वाला यहाँ करते हैं, इक्वेशन नंबर और 1 और 2 से देखो, जब फाई ई इसके भी बराबर है, फाई ई इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, तो क्या लिखें भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 2πrl। क्लियर है। अब Q की वैल्यू यहां से देखिए, अगर मैं L को इधर ट्रांसफर कर दूं, यानी अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिख दूं Q इक्वल्स टू लैम्डा L, तो कोई गलत तो नहीं होगा ना। ठीक है, Q की वैल्यू यहां से यहां रख देते हैं, यानी लैम्डा L इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 2πrl। क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो E को तो अकेला करना पड़ेगा, E को अगर अकेला करना पड़ेगा तो E को एज इट इज रहने देते हैं और 2πrl को इधर ले आते हैं, तो लैम्डा L अपॉन 2πrl अब क्या बचता है, इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसके नीचे आ गया है। दूसरी चीज अब क्या बचती है भाई, क्योंकि हमें किस में करना होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, क्यों करेंगे भाई उसमें, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है कि वो कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती क्या है। तो हम क्या करते हैं कि 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। अगर मैं ये लिखा हुआ है, कुछ x लिखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर भी 2 से कर दूं और नीचे भी 2 से कर दूं तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है। 2 से 2 कर दिया, फिर से वही आ जाता है। वही केस हम यहाँ कर लेते हैं। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, उसका बेनिफिट ये है कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट की मुझे वैल्यू पता चल जाती है ना। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 2 लैम्डा L अपॉन 4। अब इसे एप्सिलॉन नॉट को 4 के साथ ले दो, एप्सिलॉन नॉट, या फिर पाई के बाद ले लेना 4π एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा हमारे पास, R और L। ठीक है, अब देखो E इक्वल्स टू 2, L से L कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम था हमारा, 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। या फिर इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, E इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट
इंटू लैम्डा अपॉन आर। ये हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित यानी प्लस क्यू आवेश से आवेशित तार के समीप निकटतम बिंदु पर जो हमने गॉस की प्रमेय से यानी गॉस के नियम से वैद्युत क्षेत्र निकाला है। सिंपल था ना भाई, सिंपल था बिल्कुल। सबसे पहली चीज, वही मैं बोलती हूँ बार बार कि सबसे पहली चीज आपको फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए, फिर एक दूसरे में बस मान ट्रांसफर करते हो जाने किसका मैग्नीट्यूड क्या है किसका क्या नहीं है, और बस आ जाता है आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे और थ्योरम सी कुछ एमसीक्यूज की, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।